अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। MQM एक बार फिर अलग सूबे के मुतालबे के साथ सामने आ गई है। मुतालबा किस कदर हकीकी है, इस पर अमल दरामद की राह क्या है और इस राह में आखिर रुकावट क्या और कौन है। सवाल यह भी है कि कराची जो मुसलसल नजरअंदाज होता आ रहा है, उसके हिस्से के वसाइल ना मिलने पर जिम्मेदारों से मुहासबा किया जाए या सूबे की बहस में उलझा जाए। कराची के हक में क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान साहिबा हमारी मेहमान होंगी। बिलावल भुट्टो अमेरिका जा रहे हैं, इस दौरे का मकसद क्या है, क्या डेमोक्रेट सदर और पीपल्स पार्टी की वर्किंग रिलेशनशिप कंफर्ट फिर से एक हकीकत का रूप धार सकती है। अफगानिस्तान से अमेरिका के मुकम्मल इनखला का फॉल आउट क्या होगा और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहिब हमारे साथ होंगे। PDM के सवाल जलसे पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मसला शहबाज शरीफ को मरियम नवाज से है या मरियम नवाज को शहबाज शरीफ से। और सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान नर्म गुफ्तार शहबाज शरीफ के साथ कैसी पार्टनरशिप लगाएंगे। इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा एक बार फिर आपकी जानिब से अलग कराची को एक सूबा बनाने का मुतालबा और बड़ी धुआंधार तकारीर आपकी जानिब से, अमली रोड मैप क्या है आप लोगों के पास? पहली बात तो है कि एक बार फिर वाला मामला नहीं, ये बार बार वाला मामला है। हुज्जत तमाम होने के बाद कई साल से ये नारा लगाया जा रहा है, नारा नहीं मुतालबा है। अच्छा, एक ऐसा मुतालबा जो पाकिस्तान के आइन में जिसकी गुंजाइश रखी गई है, जब गुंजाइश रखी गई तो गुंजाइश निकाली भी जा सकती है। तय ये करना है कि हमने इन सूबों को क्या रियासत और मुमलिकत का दर्जा देना है कि जिनकी तकसीम की बात ही ना की जा सके और उसको गद्दारी से गर्दाना जाए। दरअसल सूबों की तकसीम को गद्दारी करार देना खुद गद्दारी है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से ज़्यादा इनका कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जब ये जो मगरबी पाकिस्तान है, जो आज पूरा पाकिस्तान है, ये जब बना था तो ये 4 सूबे थे। उस वक्त इसकी आबादी 2-2.5 करोड़ थी, आज 22-23 करोड़ है। तो आबादियों के साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं वो तब्दील होते रहते हैं। आपने बढ़ाए ना अपने अजला, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट बढ़े हैं ना, डिवीजन में इजाफा हुआ है ना, कई गुना इजाफा हुआ है। तो जनाब आप किसके इंतजार में, सूबों का आप सूबों में इजाफे क्यों नहीं किए आपने? आप उनको किन दर्जों पे रखना चाहते हैं? फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लिसानियत या पाकिस्तान में अलहदगी की तहरीकें या पाकिस्तान में सिंधु देश जैसे नारे जन्म लेते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें इन फैसले के ना करने का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक बात तो ये हुई। एक तो हम पूरे पाकिस्तान में कहते हैं पहला मुतालबा ये है कि इस 22-23 करोड़ की आबादी के लिए 4 लिसानी बुनियादों पे सूबे नाकाफ़ी हैं। ना सिर्फ नाकाफ़ी हैं बल्कि ख़तरनाक हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब पूरे पाकिस्तान में सूबे बनेंगे तो कहाँ कहाँ ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं और कहाँ का मुकदमा सबसे ज़्यादा अहम है। देखिए मेरी बात सुनिएगा गौर से। पंजाब में कभी ये पाबंदी है कि साउथ पंजाब का वज़ीर आला नहीं आ सकता या सेंट्रल पंजाब का वज़ीर आला नहीं आ सकता, या क्या खैबर पख्तूनख्वा में ये होता नहीं रहा है कि बहुत छोटी यानी कि एक पख्तून बोलने वाली आबादी जिसकी अक्सरियत है, दूसरी जो हज़ारवाल कहलाते हैं, तो क्या एबटाबाद से कई लोग वज़ीर आला नहीं बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के? तो ये तखसीस सिंध में स्पेशली क्यों है? कई बार ऐसी हुकूमतें बनी हैं सूबाई सिंध के अंदर जिसमें MQM बड़े वाज़े तौर पर सबसे बड़ी इत्तेहादी रही है और उसका हक था कि वो वज़ीर आला दे। लेकिन हमें हर बार ये बताया गया, जताया गया कि इससे सेंटिमेंट जो हैं अंदरून सिंध के वो मुतासर होंगे। जनाब आप 50 साल से सिंध में एक ही तरह की लिसानी इकाई की सेंटिमेंट का ख्याल कर रहे हैं। वो लिसानी इकाई जो कि सिंध के बजट का 95% देती है, जो पाकिस्तान के 60-70% पाकिस्तान के रेवेन्यू में जमा कराती है, जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जिस पर डिपेंड करता है, आपको उन लोगों की सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं है जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान के
सर ये जो आपने गुफ्तगू की इसमें दो बड़े अहम सवाल बनते हैं। आपने कहा ये बार बार मुतालबा रहा, मगर सर मेरे ख्याल में आपका मुतालबा हर बार तात्तुल का शिकार होता रहा। आप उस मुतालबे को लेकर किसी अमली रोड मैप के साथ जिद्दोजहद नहीं कर सके। एक तो इसको कमेंट कीजिएगा। दूसरा, आपने सही कहा आप मुतअद्दिद बार, अच्छा सर दूसरा भी इसका हिस्सा, आपने कहा मुतअद्दिद बार आप लोग इत्तेहादी रहे। बिल्कुल ये मेरा सवाल था आज आपसे कि आप करीबन तमाम हुकूमतों के अंदर इत्तेहादी रहे। सर जब आप अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सके तो इत्तेहादी बनने का मकसद क्या सिर्फ सर्वाइवल रहा कि आप अपनी सर्वाइवल के लिए इत्तेहादी बन जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि रोड मैप क्या है जनाब। आइन में एक गुंजाइश रखी गई है, हम समझते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। वो सूबे जहां पर एक सिंध के अंदर तो बड़ी बदनसीबी ये है कि मसनूई अक्सरियत रखने वाली एक जमात है जो मुस्तकिल यहाँ पर हुकूमत बना रही है, क्योंकि बड़ी ख़ास प्लान के तहत सिंध के शहरी इलाकों की मरदमशुमारी में हमेशा डंडी मार दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सूबे से बोलें, सूबे की 2/3 की मेजॉरिटी से नए सूबे की बात की जाए। जनाब सूबे बना रहे हैं ना, पूरे अपने अपने सूबा बना रहा है, अपने सूबे के अंदर ही डिविजन्स भी और डिस्ट्रिक्ट भी उनको इजाजत दी हुई है। तो सूबा अपने ही सूबे के बारे में फैसला कैसे करेगा? यह फैसला वफाक के पास होना चाहिए, वहां 2/3 की मेजॉरिटी को यह फैसला करना चाहिए। हमने ये आईनी तरमीम मूव की है, ये है रोड मैप। अब आप कहेंगे कि 2/3 की मेजॉरिटी होगी तो हो पाएगा जनाब, बातचीत का दरवाजा तो खुला रहेगा ना। हो सकता है ये मौका कभी भी मिल जाए कि पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचे कि लिसानी सूबों के बजाय इंतजामी सूबे होने चाहिए, जिसकी बात हम करें। दूसरी बात आपने जो की है, हर बार बार हुकूमतों में होते हैं जनाब। आज कराची में खालिद साहब एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आती हूं, तो प्लीज आप कंटिन्यू, एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाइएगा, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें, साथ ये कह दीजिएगा ये रुकावट कौन है, ये जो आप करना चाह रहे हैं इंतजामी सूबों का मामला, और जरूरत भी है। अच्छा, रुकावट यही है कि रुकावट नहीं है, हमने बात की है, हम ऐवान में लेके गए इस दफ़ा तरमीम। ये तरमीम हैरान कुन तौर पर कौमी असम्बली से निकल कर कायमा कमेटी तक चली गई। एक मरहला तो पूरा किया ना, पुरानी एमक्यूएम ने शायद ये मरहला पूरा नहीं किया था, हमने इतने अरसे में पूरा कर दिया। एक काम तो हुआ है, आने वाले वक्त में ये बात आगे बढ़ेगी। तो हमारे पास वो रोड मैप है, जब ये काम कर रहे हैं। रोड मैप ना भी हो, एक मुकदमा रखने की इजाज़त तो होनी चाहिए ना, बड़ा मजबूत मुकदमा है। सिर्फ हमारा नहीं, जनूबी पंजाब का भी है, हज़ारा बेल्ट का भी है, और इस तरह की बहुत सारी जगहों पर ये मुतालबे मौजूद रहे। अब तो अपर पंजाब के लिए भी बात की जाती है, पुठवार सूबे की। बहरहाल एक बात ये, दूसरी बात ये जो मैं आप कह रही थी कि कराची में पानी, फराहमी आब, निकासी आब, सड़कों के जाल समेत जितने भी बड़े मंसूबे इस 30 साल में लगे हैं, उन्हीं अदवार में लगे हैं जब एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ साथ इख्तियार भी रहा है। आप ये बताइए कि आज जो लाहौर की तारीफ की जाती है, लाहौर में मेट्रो बस की, ट्रेन की, क्या लाहौर के मेयर ने बनाया है? ये लाहौर के वजीर आला ने बनाया है, ये पंजाब के वजीर आला ने बनाया है। आज पेशावर में जो कुछ भी है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बनाया है, वहाँ के मेयर्स का नाम कोई नहीं जानता है। कराची की बदनसीबी ये रही है कि सिंध का वजीर आला जो भी आता है हमेशा कराची को अपना मुखालिफ समझता है, क्योंकि उस लिसानी इकाई के साथ का नहीं होता है जो कि कराची में डोमिनेट करती है। लेकिन जितना भी कराची में और जैसा भी उन्हीं अदवार में हुआ है, कराची में जब एमक्यूएम का वजीर तालीम रहा था तो ना सिर्फ कराची और सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे सिंध के अंदर फर्क पड़ा था। जब सिंध के अंदर वजीर बल्दियात एमक्यूएम के रहे हैं, बल्दियात उन्हीं अदवार में तरक्की करती रही है। तो ये तो रिकॉर्ड है, आप किसी और से पूछ लीजिए। मगर खालिद साहब तस्वीर को मुकम्मल भी कीजिए ना कि जब आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उस वक्त कराची में और कत्लो गारत गरी, खून रेजी, भत्ता, अगवा, बराए तावान, बहुत सारे मामला थे। आप एक तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं और आज वो सिंध में आप जो हुकूमत है वो कहती है कि वही पॉलिसीज हैं जो माजी की एमक्यूएम की पॉलिसीज थी। तो मोहतरमा आप सवाल करें मुझसे सूबे का, आप मुझसे बात करें तरक्की की और मैं आपसे भत्ते की बात करना शुरू कर दूं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसको आप डेवलपमेंट कह रहे हैं, जिसको आप डेवलपमेंट कह रहे हैं उसमें मसाइल हल तो नहीं हुए थे ना वहाँ के? नहीं, मसाइल हल इसलिए नहीं हुए ना, मसाइल तो हल हुए। एक वक्त नहीं था पूरा पाकिस्तान जिक्र करता था कि देखो बदलते हुए कराची को। अब
उस 5 साल में एमक्यूएम ने मसला हल कर दिया। उस आने वाले 10 साल में आपने अगर तबाही मचा दी है, इस गुजरे हुए 10 साल में कराची ने सिंध हुकूमत को $60 बिलियन कमा के दिया है। जनाब आली, सवाल तो उनसे होना चाहिए था कि इस 12-11 साल में आपने ना सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों कराची, बल्कि सिंध में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट लगाया है। आपका पूरा सी पैक का इरादा और मुतालबा और वादा $60 अरब का है। $60 अरब तो 10 साल में सिर्फ कराची ने कमाकर सिंध हुकूमत को दिया है। खालिद साहब, जो फिर सिंध हुकूमत कहती है कि उनको तो उनका शेयर नहीं मिलता है, वो विफाक से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। अभी भी आप विफाक के साथ इत्तेहादी हैं, 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ है। ये फिर गलत हुकूमत मुतालबा करती है सिंध की? जनाब अली, आप लोग साफी की बगैर वजह की हैं। इन्वेस्टिगेटिंग आपके पास वो होनी चाहिए ना। जितना 18वीं तरमीम के बाद सिंध को मिला है, इसके लिए तो सिंध से थोड़ी पूछना है, अखबार में थोड़ी देखना है। ये तो आप हुकूमत से मांग सकती हैं कितना मिला है। मैं आपको तो हुकूमती वो आदाद शुमार बता रहा हूं ना, कि जो फेडरल गवर्नमेंट से मिला और जो डायरेक्टली सिंध से सिंध हुकूमत ने लिया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, वो $60 अरब के करीब है। तो $60 अरब, मैं इस 10 साल की बात कर रहा हूं, आपने उससे आगे की बात कर दी, वो भी मैं बता देता हूं। $60 अरब का ये तो इतनी बड़ी रकम है कि इसके बारे में तो एक अदालती कमीशन बनना चाहिए कि पैसे गए कहां पर हैं। दूसरी बात जो है कि 1100 अरब की जो बात कर रहे हैं, ये अच्छा, ये आज के सिंध के क्या मामला हैं 18वीं तरमीम के बाद? भाई, मामला ये है कि जो पीने का पानी है ना, उसका फैसला ना कराची के मेयर के पास करने का है, ना वजीर आजम के पास करने का है। ये वजीर आला को करना है, जो हेड बने हुए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, उनको करना है। तो वफाक भी आज K4 का मंसूबा, जो कि सिंध से बजट लेकर सिंध हुकूमत को बनाना था, उसके पूरे पैसे वफाक दे रही। वफाक की खालिद साहब, एक मिसट्रस्ट और अदम एतमाद है विफाक और सूबे के दरमियान। एक अदम एतमाद है सूबा सिंध के अंदर मौजूद सियासी जमातों के दरमियान। शहरी और देही तकसीम कर लें या जिस तरह भी, मैं तो यही कहूंगी कि जो वहां की पार्लियामान या सूबाई असेंबली में बैठे लोग, अब आप गवर्नर राज की बातें जवाब देने लगता हूं जी, मैं आपको सही जवाब देने लगता हूं तो आप कहीं और एक नई बहस छेड़ देती हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि इसमें एक दूसरे पे एतमाद का मसला ही नहीं है, कौम पर एतमाद का मसला आना चाहिए। आप ये बात आगे बढ़ाइए ना। मैं कह रहा हूं $60 अरब दिए हैं 11 साल में, आप मालूमात करवाइए इसकी, फिर मालूमात करा के यहीं रुकिए ना, फिर पूछिए $60 अरब कहां चले गए। इस $60 अरब के डूब जाने, गायब हो जाने, खत्म हो जाने, करप्शन में चले जाने का वफाक और सूबे के दरमियान अदम इत्मीनान और अदम एतमाद और सियासी जमातों के अदम एतमाद से क्या ताल्लुक है? सर, तो फिर आप फरमा दीजिएगा ना, पहले 5 साल पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहादी रहे, विफाक में भी और सूबे में भी, जो पैसा पहुंचता रहा वो कहां लगता रहा? अच्छा, वो उस वक्त तक एक बल्दियाती हुकूमत ही कुछ अरसे मिला, उसके बाद हम हुकूमतों से निकले ना, इसीलिए वहां पर मैं उस दौर के अंदर, क्योंकि उस वक्त यहां पर जिला वतन था तो बहुत सारे मामलात में शरीक थे, लेकिन मुझे पता है कि उसमें 2 दफा ये यकीन दहानी के बाद, देखिए हमारा मसला ये है कि एमक्यूएम से पहले भी सिंध के शहरी और देही इलाकों को भुट्टो साहब तकसीम करके चले गए थे। पूरे पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सूबे के अंदर देही और शहरी का कोटा नहीं है, सिर्फ सिंध के अंदर है। तो ये तकसीम करके चले गए थे। उसके बाद बहुत ज्यादा गलत फहमियां थी। एमक्यूएम अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी देकर इस गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करती रही है। हमने तो अब तैयार नहीं है ना, हम तो कहते हैं हुज्जत अब तमाम हो चुकी है, अब हम हिसाब किताब मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे कि इनकी किसी बात में आके सिंध में अमन और आशती की बात इनके कहने भी शुरू कर दें और अपने हिस्से की कुर्बानी दे दें। हम तो अब कह रहे हैं इस 10-11 साल में जो कुछ सिंध ने आपको कमा के दिया है, यानी कि सिंध में कौन देता है? सिंध के बजट का 95% कराची देता है। तो एक सिंध, दो सिंध है, एक वो जो 95% कमा के देता है और एक वो सिंध जो 95% खर्च करता है। तो इसके दरमियान इतनी डिस्पैरिटी होगी तो सिंध के यही हालात होंगे जो हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध हुकूमत के एहतसाब का, फाइनेंशियल एहतसाब मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, ग्रिप रखती हैं बहुत से खारजा और दाखिला मामलात पर, उनसे अभी की सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन सेनेट कमेटी बराए खारजा उमूर और सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शेरी रहमान साहिबा, साबिक सफ़ीर रह चुकी अमेरिका में पाकिस्तान की तरफ से। हमाजहत शख्सियत हैं, सियासी तौर पर इनका तज्जिया और तजर्बा भी बहुत बड़ा है। जानने की कोशिश करेंगे जो दाखिली और खारजी उमूर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन पर क्या राय रख रही हैं। बहुत शुक्रिया शेरी साहिबा आपका। आगाज़ तो पहले यहीं से कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतवक्के जो अमेरिका का दौरा है, क्या मसरूफियात रहेंगी, क्या एजेंडा है इस दौरे का? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त कोई ऐसी मुस्बत और हतमी फैसला नहीं हुआ है, डिपेंड्स ऑन इस शेड्यूल, और जब जाने का अगर होगा भी तो फिर मुत्तला कर दिया जाएगा। जी आप ये कह रही हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने जो गुज़िश्ता रोज बात की वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब सीवी लेकर जा रहे हैं और वो खिदमात पेश करने जा रहे हैं जिनसे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को मना किया है। इनको इतनी क्यों तकलीफ होती है निजी कॉन्फ्रेंसेस में? बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा, उनके नाना, उनके वालिद भी, सबके वसी ताल्लुकात हैं वहाँ थिंक टैंक्स में, दूसरे इदारों में, और ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी के सारे मेंबरान बशमूल मेरे जो अब वेब पे काम करते हैं बहुत से, तो हम लोगों का तो एंगेजमेंट रहता है आलमी दुनिया से, और ये हमारा एक हमेशा पोजीशन रही है कि पाकिस्तान को हर सतह पे आलमी दुनिया पर से एंगेज रहना चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर सो परेशान के कौन आ रहा है जा रहा है। सारी दुनिया के लोग आते जाते हैं, और इंक्लूडिंग पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन इस पर क्यों इनको इतनी तकलीफ हो रही है? ये जो हुकूमती जमात की जाने से इस पर रद्द अमल आया, और आप जिस तरह एंगेजमेंट्स की बात करी, यकीनी तौर पर एक आलमी सतह पर ये राबते रहते हैं, तो क्या परेशानी है हुकूमत को किसी किस्म की? वो कह रहे हैं हम हर तरह से आप कह रही हैं अभी बहुत कुछ कंफर्म नहीं, वो कह रहे हैं हम हर तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने की कोशिश सो फनी। अगर करना चाहे तो फिर मैं कहूंगी रोक सको तो रोक लो, फिर तो जरूर जाना चाहिए, जितनी निजी और कोई भी 4 दिन की एंगेजमेंट हो। पता नहीं उनको किस बात को, उनको शायद फोन नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरों से समझ रहे हैं कि वो अपना इस तरह की बात करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उस पर तो बहुत डिस्टर्ब होना चाहिए, और जो इन्होंने खारजा उमूर के हवाले से जो मुसीबतें मुल्क पर ढाई हैं, और जो जिस नहज पर लाके खड़ा कर दिया है कि इस वक्त आपको कैंपों में बिठाने की कोशिश की जा रही है, ये मसले लंबे पेचीदा और मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं। इनमें फिलहाल तो कौमी यकजहती की सख्त जरूरत है, और बजाय इसके कि सोबर हुकूमत वक्त जब अदराक करती है कि सूरत हाल इंटरनेशनली कितनी पेचीदा है और कितनी हसास है, खासतौर से अफगानिस्तान के हवाले से, कितना मलबा पाकिस्तान पर गिरेगा अगर सूरत हाल, और इसमें अगर की तो कोई बात नहीं है, नजर आ रहा है कि सूरत हाल बिगड़ रही है अफगानिस्तान में, और मलबा पाकिस्तान पर गिरना ही गिरना है। ये तो ऑल साइंस पॉइंट टू दैट। तो इस पर क्यों नहीं फोकस है? और मतलब एक बहुत ही इमेच्योर सा ये मुझे रवैया लगा, और पाकिस्तान को इस वक्त आई थिंक बलूगत की जरूरत है। शेरी साहबा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कह रही हैं कि मुश्किलात भी हैं और खारजा उमूर में जो मसाइल खड़े किए गए जिसको आप कह रही हैं, तो ये फरमाइएगा कि अभी एक हालिया ब्रीफिंग भी रही है, और ये अगर बिलावल साहब का जो दौरा है, तो क्या आप लोगों की जानिब से, अब मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि क्या पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल, क्या पाकिस्तान के लिए वहां पर कुछ गुडविल के तौर पर या ऐसा कोई काम, क्योंकि अभी ब्रीफिंग रही, बहुत सी चीजें सामने आई होंगी कि पाकिस्तान फ्यूचर में किस तरह के ताल्लुकात और मामला चाहता है, कोई ऐसा ब्रिज भी बन सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है पाकिस्तान के लिए? जी हमेशा ब्रिज का काम अदा करती है। हम बाहर जाके मुल्क के खिलाफ या मुल्क के अंदर भी जब हम बाहर से एंगेज होते हैं, हम कभी रियासत, मुल्क, अवाम के खिलाफ बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान के मजबूत और जो जिसे कहते हैं ना मुस्तकिल देरपा इंटरेस्ट हैं, मफाद हैं, उसकी बात करते हैं। ये मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं, और ये हमारी ट्रेनिंग भी है जी। तो पाकिस्तान की दिफा करना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसके सियासतदान होते हैं जी, उसकी अवाम होती है, उसकी सिविल सोसाइटी होती है, उसकी मीडिया होती है,
उसके बाद मतलब डिप्लोमैट वगैरह आते हैं और फिर जाहिर है अब हमारी मिलिट्री होती है, लेकिन जिम्मेदारी सब पर होती है जितनी आप पर है। मैं भी मुस्तकिल वेबिनार्स पे हूँ और इस इशू पर भी, और सब इंटरनेशनल होते हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर तज्जियाकार भी ये काम कर रहे हैं। तो ये दुनिया में थिंक टैंक वर्ल्ड से एंगेज करना बहुत अहम काम है, और पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं नर्म ताकत या सॉफ्ट पावर जो है, स्मार्ट पावर, इसी तरह बाहर फैलती है। इस वक्त पाकिस्तान का एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजिंग मैसेज जाना चाहिए जो हर सतह पे हर मुल्क के साथ हमें होना चाहिए, नॉट जस्ट द वेस्ट। परसों हमारी चीन की भी प्रेसिडेंट जी के साथ एंगेजमेंट है उनकी 100 साल की कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से, और हम इंस्टीट्यूशनली एंगेज करते हैं। 3 लोग बशमूल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बैठे होंगे खासे लंबे वेबिनार पे, उनके साथ हमारी रिकॉर्डेड मैसेज भी जा चुकी है कि रिवाबित हम एज अ पार्टी रखते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरी रियासतों से और थिंक टैंक से भी। ठीक है। शहरी साहिबा, आपका एक हैवी प्रोफाइल है, आप अमेरिका में सफ़ीर भी रह चुकी हैं। अभी आप जब बात करी हैं राब्तों की, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर 2 टोक अंदाज में भी बात की, और फिर जो उनके हालिया इंटरव्यूज़ भी सब सामने आए कि अड्डे नहीं दिए जाएंगे, पार्टनर्स इन पीस हो सकते हैं, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं। आपका इस पर ओपिनियन, योर पर्सनल ओपिनियन इस पूरी सिचुएशन पर? पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट की क्या बात करेंगे जी, हम हर मुल्क को इस वक्त पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहिए, और खरी बात जरूर करें, पर जरूरी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर की सतह पे, बहुत से तरीके होते हैं बात पुट अक्रॉस करने, अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने आगे के मसाइल जो हम सामने नजर आ रहे हैं, वो उसका लेवल होता है, हर चीज का लेवल होता है। हमारी पार्टी में तो ये तय होता है कि फला इस लेवल पे बात करेगा, फला इस लेवल पर, सूबाई लेवल पे कौन बात करेगा, फेडरल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये बातें तो तयशुदा होती हैं अगर आपकी लीडरशिप मैच्योर हो और आपका एक तजुर्बा हो और आप उसे इस्तेमाल करें। सिवाय अपनी अना को मत सामने रखा, उसको एक साइड पे रखनी पड़ती है। इस लेवल की सियासत में अना नहीं इस्तेमाल की जाती जी, और आपको पाकिस्तान के वसीतर मुफाद का सोचना होता है। मैसेजेस अगर देने हैं, कोई भी मसलन देना होता है, अक्सर सेल्फ मैसेज कभी देना होता है, अपनी दिफा का देना होता है, तो वो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में टॉप वाला ओहदा देता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में मैं नहीं समझती कि इस वक्त जब आपके वेस्टर्न दुनिया के साथ भी बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, चाहे वो IMF हो, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ हैं, आपके बच्चे वेस्ट पे जाते हैं पढ़ने, FATF का मामला है, बहुत सारे मामले। इंटरनेशनल गवर्नेंस तो यूनाइटेड नेशंस वाली वेस्टर्न सिस्टम में ऑपरेट करती है, चीन उसका बहुत बड़ा हिस्सा। हम चीन के बहुत मैं समझती हूँ देरपा पुराने और मुस्तकबिल के आगे पक्के इत्तेहादी हैं और रहेंगे, दोस्त भी हैं। उनसे ज्यादा दोस्ती किसी और मुल्क से नहीं है, क्योंकि वो भी इसको रिटर्न करते हैं ना। उनका रिश्ता तो एक अलग ही लेवल पे, मगर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को इस वक्त किसी बख्तरबंद कैंपों में सील कर लें। आपको सबके साथ तिजारत करनी है, आपके लोगों के रेमिटेंसेस आने हैं, आपको अपनी रेमिटेंस इकॉनमी तो बहुत बड़ी है पाकिस्तान की, बल्कि उसकी वजह से आपका कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड बना, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स बना हुआ है, स्पेशली फॉरेन रिजर्व। तो आपको सबके साथ बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके साथ रवाबित रखने, बल्कि चीन का ही आप मॉडल देख लें। चीन की हिंदुस्तान से कितनी चपचलिश रहती है, बॉर्डर पे रहती है, और उनका बॉर्डर डिस्प्यूट 1960 से चल रहा है जी, वही, और कभी तिब्बत पे होता है, कभी कुछ होता है उनका, लेकिन ट्रेड जारी रहता है और बढ़ता चला जाता है। उनकी डिस्प्यूट भी होता है, वायलेंस भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी एस्केलेट करता है, लेकिन वो वापस जाके फिर मॉडरेशन पर आते हैं, और हमें भी वो एडवाइस देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि आप लोग अपने रवाबित पूरी दुनिया से नहीं काटें। वो नहीं, आपको उनका मॉडल ही नहीं है ये, वो एक उनकी सॉफ्ट पावर का अल्टीमेट मॉडल है जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सब आप देख रहे हैं। तो वो तो सारे ममालिक को कवर करना चाहते हैं, और वो एक उनका मॉडल
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनका मॉरल मिलिट्री अक्सरियत की जगह नहीं है, ना ज्यादा कोई अग्रेशन दिखाने का। उनको कोई नैरेटिव अटैक होता है तो जाहिर है वो जवाब जरूर देते हैं। शहरी साहब, ये तो आपने चाइना के मॉडल की और उसके पैगाम की बात कर दी। कौमी सलामती ब्रीफिंग में भी आप मौजूद थी, इन कैमरा इजलास था। दो बातें, आपका एनालिसिस के इम्पैक्ट क्या निकलेगा इस कौमी सलामती ब्रीफिंग के इजलास का, और क्या वहां कहीं कोई बात ऐसी शेयर हुई किसी किस्म का कि आपको कोई इंप्रेशन लिया हो कि जैसा चाइना कहता है कि आप प्रभावित रखें, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम हो चाइना से रवाबित के साथ? अमेरिका को तो होगा जी, ये तो सब तयशुदा बात है। ये ब्रीफिंग की जरूरत नहीं थी हमें देखने की कि अमेरिका की इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और डॉक्ट्रिन जो है वो चाइना को कंटेन और महदूद करने की तरफ मुड़ चुकी है ऑलमोस्ट पूरी तरह। तो इसमें बड़े खतरात लाहक हैं पाकिस्तान को, क्योंकि खित्ते में वो हिंदुस्तान को और भी ऊंचा करना चाहते हैं अपनी इत्तेहादी की, स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी की जिम्मे में। और क्वाड उनका पैसिफिक ओशन में 4 एलाइज जो बने हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक इंसर्कलमेंट की भी बात वहाँ होती है। पैसिफिक रीजन अब बहुत एक्टिव होता जा रहा है, वहाँ एक पावर प्ले हो रहा है। मिडिल ईस्ट की तरफ से भी आपने देखा है सूरत हाल ऊंची नीची रहती है। तो ये पाकिस्तान को फूंक फूंक के चलना होगा जी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अमेरिका शहरी साहिबा, बड़ी माजरत कतई कलामी की, जो आप कह रही हैं फूंक फूंक कर चलना होगा, इस पावर प्ले में आपका एनालिसिस इस वक्त क्या है कि पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करेगा या ये तय होता आपको नजर आता है कि चीन की जानिब ज्यादा इन्हिसार रहेगा? अब चीन तो हमारा देरीना दोस्त है जी, ऑलवेज अ फ्रेंड जिसे कहते हैं। उनसे तो सवाल, वो तो तरजीह ट्रेड में, इकोनॉमिक टाइज में, स्ट्रेटेजिक टाइज में, हर किस्म के टाइज में, उसकी तो ऊपर कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हमेशा इमदाद भी फराहम की है। वैक्सीन में आपने देखा उन्होंने पहल की, और उस ऐसे वक्त में खलापुर की जब और कोई इन्होंने ऑर्डर्स नहीं दिए थे हुकूमत ने। आज फिर आपने देखा होगा कल के अमेरिका से भी शिपमेंट आया। अमेरिका का एक मल्टीलैटरल ग्लोबल लीडरशिप ऑर्डर अगर जो बाइडेन रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसमें तो ये सारी बातें आती हैं। लेकिन जहां तक बैलेंस की बात है, देखिए एक तवाज़ुन रखना खारजा पॉलिसी में, बड़े खासतौर से डेवलपिंग ममालिक और जो इस तरह की जोग्राफिया में फंसे होते हैं, आप अपनी जोग्राफिया से तो नहीं निकल सकते। आप अपनी हिस्ट्री को रीराइट करके उससे आप पीछा छोड़ सकते। तो उस सूरत हाल में आपको पहले आपने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना। द टेस्ट, जो इम्तिहान है खारजा पॉलिसी का, वो यही होता है कि आप किस तरह एक तवाज़ुन रखते हैं इस ग्रेट पावर कंपटीशन के जो बीच में आप हदफ बनते हैं, क्रॉस हेयर्स में आप आ जाते हैं, तो आपको मैनेज किस तरह करना है। बट इस वक्त तो क्राइसिस ये है कि आप पर मलबा डलना है पूरा अफगानिस्तान का। इसमें एक दिन, एक साल की बात नहीं है, ये महीनों की भी बात नहीं है, हफ्तों में ये होने वाला है। तो शहरी साहबा, जो ब्रीफ किया गया, तैयारी मुकम्मल है? ये जिस आप बहरान और मलबे की बात कर रही हैं पाकिस्तान के निपटने की, तैयारी तो जब मुकम्मल होगी जब आपके प्राइम मिनिस्टर को इस बात का अदराक होगा, उनको समझ पॉलिसी, और वो अपने एक बहुत ही मैच्योर काम है और ये एक सीरियस और हसास बिजनेस है, और इसके लिए वो अपनी पार्टी को समझाएंगे कि एका और वहदत कौमी जंग के हालात में भी और अमन के हालात में भी बहुत जरूरी है जैसे मुल्क के लिए। आप जियो इकोनॉमिक्स पीस डिविडेंड कैसे लाएंगे? आप इस तरह लड़ाइयाँ हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया कल भी हमारे शो में कि जी अपोजिशन के कंफर्ट जोन के लिए वजीर आजम साहब नहीं आए थे। अब ये एक और इजलास भी मुतवक्के है, तो क्या अपोजिशन अब करेगी इस शिद्दत से मुतालबा कि वजीर आजम साहब तशरीफ लाएं इस इजलास में? हम तो पीपल्स पार्टी की मैं बात कर सकती हूँ जी, और मैंने वहाँ शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं देखा कहते हुए कि उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने उनका जैसे रवैया है उन्होंने कहा कि हाँ कहाँ है। लेकिन हम तो हमेशा पुश करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस, जो पार्लियामान कंप्लीट नहीं होता उनके बगैर, और पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी? लीडरशिप का कोई मतलब माने नहीं रहा क्या? लीडरशिप क्या सिर्फ एंकर्स को ब्रीफ करना और टीवी पे बात करना होता है या कंटेनर पे बात करना होता है? दैट्स नॉट लीडरशिप। आपको असल लीडरशिप का मंबा आपका पार्लियामान है, जहां आपने दूसरों को भी कन्विंस करना है कि मैं आप सारों को मुश्किल हालात में आपको लीड कर सकता हूँ, मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की सलाहियत रखता हूँ, और मैं फिर
इस कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा और आप लोग मेरी मदद करें। ये जो बाइडेन जब आए हैं, अपनी पहली स्पीच उन्होंने क्या की, 11 दफा उन्होंने यूनिटी का नाम लिया। ही इज नॉट स्टूपिड, उनको पता है उनको क्या करना है ट्रम्प के बाद, उनको पता है उन्हें अमेरिका को ग्लोबल लीडरशिप रोल बाहर किस तरह करना है। पहला काम फॉरेन पॉलिसी का घर में इत्तेहाद होती है, ये नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जी शेरी साहिबा, थोड़ा सा दाखिली मामलात पर आ जाते हैं। वजीर आजम साहब का नैरेटिव तो हमारे सामने है, वो अपोजिशन को नहीं सुनना चाहते उस तरह से, लेकिन अपोजिशन भी नहीं इकट्ठी हो पाई। आज पीडीएम का सवात में जलसा हो रहा है, क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर? आप लोग तो बाहर हो चुके। जी पीडीएम बहुत अच्छा, आई एम श्योर अच्छा जलसा हो रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस एनीमोर। हम तो पार्लियामान में काम करते हैं और हम वहाँ इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन है। वहाँ हम कह रहे हैं कि हमें पार्लियामान में, और पार्लियामान में अगर लीडरशिप नहीं हुई तो आप देखिएगा पाकिस्तान किस मराहल से गुजरेगा। मैं सोच भी के भी मेरा मतलब दिल लरसता है और अफसोस होता है कि पाकिस्तान किस नहज पे पहुंचा है कि बगैर स्टीयरिंग किसका हाथ है स्टीयरिंग व्हील पे। वो आके ब्रीफिंग दे रहे, वो आके जिम्मेदारी देनी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, वो आके जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आपका लीडर ऑफ द हाउस मौजूद नहीं है। पहले भी 3 हसास ब्रीफिंग्स में, चाहे वो कोविड हो, से पाकिस्तान को कोविड हो, कश्मीर हो, पुलवामा, ऑल 3 ही वाज एब्सेंट। कुछ मिसकम्युनिकेशंस हुई है या तो शेरी साहिबा, क्योंकि फवाद साहब ने ये भी कहा कि उस मीटिंग के दौरान जब पूछा गया तो ख्वाजा साद रफीक ने बोला कि कोई मिसकम्युनिकेशंस हो गई शायद। ये तो कवर अप बात है, इनको शर्म आ रही है इनके कुछ लोगों, मुझे शर्म आ रही थी कि हम हाउस में सिविलियन लीडरशिप नहीं थी कंप्लीट, तो ये तो बच्चों वाली बात है। पुलवामा के टाइम में वो दूसरे कमरे में बैठे थे, किसने रोका था उनको? और इतने मासूम है और इतने ताबेदार आ रहे हैं ऑपोजिशन के, किसी ने, और कोई बता नहीं पा रहा है किसने रिक्वेस्ट की थी। सम ऑपोजिशन लीडर इतनी मासूमियत, अल्लाह ताबेदारी क्या, भागे वहां से, कौन डेस्क बजा के। अब वजीर आजम की मासूमियत पर भी आप लोग खुश नहीं हो रहे। अच्छा, आप पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब 7 जुलाई को इंतखाबी इस्लाहात का जो इजलास बुला रहे हैं, क्या आप लोग कोई मुश्तरका एजेंडा बना सकेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हाथ बढ़ाया है कि आइए मुस्तकबिल के लिए काम करें। देखिए, मुस्तकबिल के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये कोई मतलब आज और कल का हमारे लिए किरदार नहीं है। ये लीडर्स जो अपनी मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं उन्हीं को अवाम खुद रिस्पेक्ट देती है, आपको खुद अर्न करनी होती है। आप कोई पार्लियामेंटेरियन बन के रिस्पेक्ट के, इज्जत के मुस्तहिक नहीं होते, तो ये हमें इसके लिए काम करना होता है, रिजल्ट दिखाने होते हैं, कम से कम कमिटमेंट तो दिखाना होता है। चलिए, बहुत से दफा ऐसा होता है कि फिर आपको अपना कमिटमेंट तो डेमोन्स्ट्रेट करना होगा जी, ये बहुत जरूरी है। आप चाहे हल्कान हो जाए, मगर आपको अपने वादे, अपना नजरिया और अपना इसमें जज्बा दिखाना होता है, प्रूव करना होता है कि हम वाकई आपके किसी मतलब मुस्तकबिल के लिए आपकी मफाद में बात कर रहे हैं, हम जाती लेने नहीं। शेरी साहिबा, तो वेरी लास्ट क्वेश्चन कि ऑपोजिशन की ना आदम एतमाद कामयाब हुई, ना फैटफ का बिल उसको आप लोग रोक सके, मंजूर हुआ, इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हुआ, आप लोग रेजिस्ट नहीं कर सके बीइंग ऑपोजिशन, अब कुछ कर लेंगे इंतखाबी इस्लाहात पर मिलकर? देखिए, रेजिस्ट करना जो हम आपकी सिंपल मेजॉरिटी ना हो, वो एक नंबर्स गेम होता है, नहीं तो इनकी हुकूमत नहीं बनती ना, सिंपल सी बात है। अब तो ये है बात अलग कि इनके बहुत से लोग भगोड़े हो रहे हैं, वो पंजाब में खास तौर से, लेकिन वहाँ हमारे दूसरे लोग तैयार नहीं है उनके नीचे से जमीन खींचने के लिए। लेकिन जहाँ तक काम करना, मुस्बत काम करना, अगर जेन्युइन कमिटमेंट है तो हम करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू बी, हमें बार बार किसी राइट पे ना ले जाए। हमने पहले भी 2017 के इलेक्शन एक्ट में बहुत मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने काम किया था, इस पर सारी पार्टीज ने अपने आप जहन लड़ाया, अपने सारे लॉयर्स अपने MNAs जो भी इलेक्शन लड़ते हैं और वो जो वहाँ फेस करते हैं मुसीबतें, उनको बरूकार लाए। तजुर्बा अभी भी काम करने से हम पीछे नहीं हटेंगे और अपना तजुर्बा बरूकार लाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें सिंसियरिटी देखनी होगी, इस तरह का गेम हमें नहीं खेलना है।
बहुत आपस में अपोजिशन जरूर काम करेगी, आगे फिर हम डिसाइड करेंगे। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारी थी और ये कह रही थी कि इस वक्त मैच्योर सियासत, मैच्योर फैसलों की जरूरत है। खिते में जो पावर प्ले शुरू होने को है, पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखना होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजहर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी हमारे साथ होंगे। जानने की कोशिश करेंगे PDM एक बार फिर सड़कों पर, मकसद क्या। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, PDM सवात में पावर शो कर रही है, आप क्या पॉलिटिकल वेटेज देख रहे हैं इस पावर शो की, मकसद क्या नजर आता है? शुक्रिया आयशा। देखिए, मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से मुझे तासुर मिला है वो तो ये मिला है कि शायद उन्होंने कोई जज्बाती, वो ज़ाहिर कभी भी उस तरह की तकरीर नहीं करते, लेकिन आज की तकरीर से मुझे तासुर मिला है कि ये इलेक्शन 2023 की तकरीर नज़र आ रही है कि आपके जहनी तौर पर अब मेरा ख्याल है PDM की जमातें भी और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी तो पहले ही उनको ये कहती थी कि या तो हम इन हाउस चेंज लेकर आएँ या फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं। तो मुझे लग ये रहा है कि अब उन्होंने ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कबूल कर लिया है कि इलेक्शन जो हैं वो 2023 में, या ख़ुद गवर्नमेंट अगर अर्ली इलेक्शन कराना चाहे तो उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें थ्रू वोट चेंज लेकर आनी चाहिए, हमें कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिससे किसी थर्ड फोर्स को फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है कि वो अब इलेक्शन की तैयारी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब देखते हैं मौलाना जब तकरीर करते हैं, मौलाना क्या नैरेटिव बिल्ड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना की जो सोच है वो नवाज शरीफ की सोच से ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमने देखा आज मरियम नवाज साहिबा की एब्सेंट जो है वो भी फेल्ड की गई। गालिबन उसका दो मकसद हो सकते हैं, एक तो ज़ाहिर है नैरेटिव पे दोनों की राय मुख्तलिफ है, दूसरा ये कि चूँकि मरियम ज़्यादा एग्रेसिव है और मरियम ज़्यादा फोर्सफुली और क्राउड पुलर भी हैं, क्राउड को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, उससे शहबाज शरीफ की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इसका ये भी एक हो सकता है कि अभी देखें कि मरियम नवाज़ और जो उन्होंने मियाँ साहब ने उनको हिदायत दी है कि मरियम नवाज़ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अलग जलसे करेंगी और शहबाज शरीफ अलग जलसे करेंगे। ठीक। तो मेरा ख्याल है पर्पस यही हो सकता है कि हमने पिछले चंद माह में देख लिया कि PDM का वो जो एफर्ट थी कि थ्रू लॉन्ग मार्च या रेजिग्नेशन या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कि इमरान खान मजबूर हो जाए। तो मदद साहब, फिर ये लगता है कि सरे दस्त हुकूमत को इस ऑपोजिशन या PDM जलसों से कोई खतरा नहीं। तो आपने जो मरियम पर कमेंट किया, ये फरमा दीजिएगा कि ये मुस्लिम लीग नून ने कोई जिसे कहें टेक्निक इस्तेमाल की है कि मरियम और शहबाज को सेपरेटली यूज किया जाए और सेपरेटली हैंडल किया जाए पॉलिटिकली, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसको बहुत फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या जिसको PTI भी यूज करती है? अच्छा, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट उनका, उसको पता नहीं हम कॉन्फ्लिक्ट कहें या उनको एक सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि शहबाज शरीफ समझते हैं कि PMLN का कैडर वो नहीं है कि हम एजिटेशन की तरफ, जलाओ घराव की तरफ, लॉन्ग मार्च की तरफ, रेजिग्नेशन की तरफ जाएं, वो PMLN का कैडर नहीं है। जबकि मरियम नवाज ख़ासतौर पर ये समझती हैं कि जब तक एग्रेशन नहीं आएगा, जब तक कैंपेन एग्रेसिव नहीं होगी, हम गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकते, हम गवर्नमेंट को अननर्व नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये दो व्यू हैं कि शहबाज शरीफ वाला जो व्यू है वो इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन हुए, तो अगर हम बॉयकॉट पे जाते ये लोग या इलेक्शन रेजिग्नेशन जाते तो बाई इलेक्शन जो है वो फिर इररेलेवेंट हो जाते। बाई इलेक्शन में जीत कर PMLN ने PTI को अननर्व कर दिया। ठीक। और PTI को ये मैसेज दिया कि हम इलेक्शन से वोट हमारा इंटैक्ट है। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है और जाहिर है मेरा ख्याल है ये ही टैक्टिक ज़्यादा बेहतर है कि आप इन हाउस अगर कोई चेंज ला सकते हैं तो इन हाउस की तरफ चले जाएं, वरना जब आपका वोट बैंक इंटैक्ट है और आपको ये भी पता है कि वो वोट बैंक सड़कों पे निकल के जलाओ घराव नहीं करेगा, वोट देगा। सही। तो फिर आप उसे मुश्किल में क्यों डालें? ठीक है। ये मेरा ख्याल है। मज़हर साहब, मौलाना साहब ने जलसे से खिताब शुरू कर दिया है। आप जब मरियम की बात कर रहे हैं, मौलाना अभी तक मरियम और नवाज शरीफ साहब के साथ उनका ज्यादा इंटरेक्शन था और हार्ड लाइन रखते हैं ये तीनों के तीनों ही। अब मौलाना साहब जब शहबाज शरीफ के साथ
चलते हैं, जो कि थोड़ा सा नरम रहते हैं, ये पार्टनरशिप इजी रहेगी मौलाना साहब के लिए भी और खुद शहबाज साहब के लिए भी? देखिए, जो मेरा ख्याल है पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से बहुत हार्ड लाइन ले ली, और उस हार्ड लाइन का नुकसान पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ, एएनपी को नहीं हुआ। उस हार्ड लाइन का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीडीएम, मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ को हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी प्रोविंस में गवर्नमेंट है उनकी उन्होंने एक अपना सेनेटर बना दिया। उस पीपल्स पार्टी से सिर्फ गलती चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाले में हुई है, और वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की पीएमएलएन के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी को बुलाती, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करती, कॉल करने का मुराद ये कि कोई पब्लिक ना करती, मेरा ख्याल है पीडीएम का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी था। अब उसका वो इम्पैक्ट नहीं बन पाएगा पीडीएम का, जो आज से चंद माह पहले था। तो आप जलसे करें, थोड़ा सा आप मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे पीडीएम के अंदर वो जान नहीं नजर आती जो मादी में कुछ थोड़ी बहुत नजर आती थी। ठीक है। अच्छा मदर साहब, अब क्योंकि आप कराची में हैं और वहाँ पे जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वहाँ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसके ऊपर आपकी राय। जो एमक्यूएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ थे, जो अलग सूबा गवर्नर राज और खफगी का इजहार वहाँ से उनकी जानिब से किया जा रहा है, वो इंतजामी सूबों की बात कर रहे थे। फिर वो कह रहे थे कि बिल पेश किया गया, कौमी असम्बली से कायमा कमेटी तक चला गया है कि सूबा बनाना सूबे के पास नहीं होना चाहिए, ये विफाक के पास होना चाहिए, वहाँ 2/3 मेजोरिटी से। कमेंट कीजिएगा कि ये कराची में वहां क्या हो रहा है, क्या मामला कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, एमक्यूएम बहुत वीक पोजीशन में है, और एमक्यूएम जाहिर है सूबे, उन्हें भी पता है कि सूबा बनने वाला जो है वो महज सियासी बयानात से ज्यादा नहीं है। जब एमक्यूएम अपनी पीक पर थी, जब आप इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं बिल्ड कर सके तो आप कैसे करेंगे? और दूसरे ये कि ये वैसे भी अनरियलिस्टिक सी बातें हैं, बजाय इसके कि आपके पास वक्त था, आप शहरी सिंध को बहुत आगे ले जा सकते थे, नहीं किया आपने, वो काम आपने नहीं किए। अब आप ठीक है, मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट का इस लिहाज से एहतसाब होना ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम में तो ये बात भी है कि आप सूबों से लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात दें, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इतने सालों में कभी भी शहरी सिंध से वोट क्यों नहीं ले सकती, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोकल बॉडीज़ को एम्पावर होता नहीं देख सकते। लोकल बॉडीज़ को जब एम्पावर आप नहीं देख सकते तो फिर जाहिर है, अब सिंध गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल को भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो पीपल्स पार्टी के अपने फ्लॉज बेइंतहा हैं, लेकिन एमक्यूएम पहले तो अपने आप को एज ए पार्टी स्ट्रांग दोबारा करे। सही। और ये सूबे का नारा लगा के आप पीपल्स पार्टी को तो फायदा पहुंचा सकते हैं, आप शहरी सिंध को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये जब भी आप ये स्लोगन लगाएंगे, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध होगा। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ जो एंटी एमक्यूएम वोट है उसको होगा। खुद एमक्यूएम को इसका फायदा नहीं होगा जिस तरीके से वो कर रहे हैं। एक अच्छी रैली उन्होंने जरूर निकाली है, लेकिन एमक्यूएम एज ए पार्टी बहुत मुश्किलात, इस गवर्नमेंट के साथ उनको 3 साल हो गए, वो अपना एक दफ्तर नहीं खोल पाते। ठीक, उनको एक दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद वो जुड़े हुए हैं, इसलिए कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस और नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ ये सियासी स्टेटमेंट है। सर एक कमेंट मज़ा साहब, और शरी रहमान साहिबा हमारे साथ थी, बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका मुतवक्किल है आने वाले दिनों में, वो ये भी कह रही थी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं, और ये भी कह रही थी पर रूटीन एंगेजमेंट्स हैं जो हम मुख्तलिफ लेवल्स पर रखते हैं, मगर हुकूमत की राय कुछ और है, जो गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल ने कहा। आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बिलावल भुट्टो का स्टेचर अभी वो नहीं है कि बिलावल भुट्टो से इस तरह की, मेरा ख्याल है हर चीज़ में पीटीआई के ये जो चंद मिनिस्टर्स हैं ना, अब आज पीडीएम का एक जलसा है, उसमें कोई कम से कम 5 मिनिस्टर्स तो बोल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, जाके वहां क्या होता है वो होता है, उसका पता चल जाएगा। जब वहां जाके कुछ ऐसी एंगेजमेंट हो तब तो आप बोलें। अभी वो रवाना हुए नहीं है, अभी वो अमेरिका गए नहीं है, और आप एक ऐसा बिल्ड कर लेते हैं। हम एक तरफ हम कहते हैं बातचीत करें, एक तरफ हम कहते हैं कि चलें बैठकर चीजों को आगे बढ़ाएं, और दूसरी तरफ इतनी, अब जो आज फवाद चौधरी साहब ने
जबान इस्तेमाल की है, सियासी आवारागर्द, ये जबान एक सियासी एक ऐसे सियासी रहनुमा को सूट नहीं करती जो एक अच्छी फैमिली से हैं, एक सियासी फैमिली से हैं, और वो किसी अपने मुखालिफ सियासतदान के लिए ये जबान इस्तेमाल करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ आज फवाद चौधरी की जबान को सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि वज़रा क्यों पैनिक कर जाते हैं और सियासी तौर पर ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो ये देख रहे हैं कि PDM जो जल्द से कर रही है अगले इलेक्शन की सिर्फ तैयारी है, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।